गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक टॉपिक, थोड़ा सा और कुछ बेसिक टॉपिक देखना है। उसके बाद जो बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है राडेज लॉ, उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें, उस छोटा सा टॉपिक और है, इसमें हम लोग देखेंगे कि माइग्रेशन थ्योरी क्या है या डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी उसको बोलते हैं। तो वो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी क्या है, किसको कहते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग उसी पर आधारित कुछ कंडीशन ऐसा देखेंगे कि जाकर के जो है कि हमको एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट किसी मिक्सचर में प्रेजेंट रहे तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उसको देखना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। माइग्रेशन थ्योरी। ड्यूरिंग electrolysis of any electrolyte a fixed amount of energy is required for deposition of cation or anion at electrode. Such energy is called discharge potential energy. DPE. When value of DPE is less, then such ion will be deposited at electrode easily. So, with decreasing value of this energy, tendency of deposition of ion increases respectively. That is
1 by discharge potential energy। समझिए कि हम लोग उस दिन देखे कि कुछ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के पश्चात कुछ जो है कैटायन और एनायन जो अलग अलग उनको प्राप्त होता है, वो कैटायन एनायन जाके जो कैटायन है कैथोड पर जमा होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और एनायन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जमा होगा एनोड पर। तो उस दौरान कहता है कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी। और इसी डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी के कारण कोई भी आयन आराम से किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। अब कहता है कि जब डीपी का वैल्यू मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लेस होगा तो सच आयन विल बी डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इजीली, मतलब वैल्यू कम डिपोजिशन आसान। इसका मतलब है कि उल्टा चलेगा कि जिसके जैसे जैसे एनर्जी का वैल्यू घटता जाएगा उसका डिपोजिशन का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये यदि हमको मालूम रहे कि किसका जो है कि एनर्जी किससे कम होगा, ये यदि हम पता कर लें तो हम आराम से बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में यदि 2 या 2 से अधिक सेम टाइप का आयन प्रेजेंट रहे तो कौन पहले जमा होगा और कौन बाद में जमा होगा। उसी के लिए ये थ्योरी आया है। ये थ्योरी कहता है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो पहले जमा होगा, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक आयन रहने के पश्चात जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले कम होगा, सबसे पहले वो जमा होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो जैसे जैसे डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयन का बाद में डिपोजिशन होगा, मतलब डिपोजिटेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर। तो ये जाकर के जो है हमको डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पर ही डिपेंड करता है कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम है और किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी अधिक है। क्योंकि यहां पर सिलेबस का दायरा को देखते हुए ज्यादा डीप में तुम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन हल्का सा झलक यहां पर देख लिए। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटा सा सीरीज है कुछ आयन का। तो यहाँ पर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयंस। तो पहले हम लोग देखें कैटायन के लिए K+, Na+,
Ca+2 Mg+2 Al+3 तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर of discharge potential energy of cations and increasing order of tendency of deposition of cation on cathode। तो कैथोड पर डिपॉजिट होने का जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अर्थात इसका सबसे अधिक होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो है टेंडेंसी कम होगा। Ag+ का कम होता है सबसे इतना में से, तो ये जो है कि आसानी से डिपॉजिट होगा। तो ये जाकर के जो है कि हमको कुछ आयन का, टोटल का तो नहीं यहाँ पर बतलाया गया है, कुछ का जो है कि यहाँ पर दिया गया कि कोई भी कैटायन और एनायन इस ढंग का कॉमन जो यूज होता है अक्सर सवाल में, तो वैसे स्थिति में जाकर के हमको वहाँ पर आराम से बता सकते हैं कि कौन जाकर के जो है कि आसानी से डिपॉजिट हो सकता है। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होगा वो आसानी से डिपॉजिट होगा, जिसका अधिक होगा वो थोड़ा सा दिक्कत से। इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिपोजिशन का और डिक्रीजिंग ऑर्डर है डीपीई का। ठीक है, इसी प्रकार से एनायन के लिए चलें। तो यहां भी हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर of discharge potential energy of anions and increasing order of tendency for deposition of anions at anode। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका जो है कैटायन का और एनायन का भी वही स्थिति है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है डीपीई का, तो सबसे इधर इतना में से कम इसका है, तो ये आसानी से डिपॉजिट होगा, ये थोड़ा दिक्कत से डिपॉजिट होगा क्योंकि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका जो टेंडेंसी का जो है कि कैसे, मतलब कौन अधिक तेजी से डिपॉजिट होगा, तो वो अधिक तेजी से, ये कम से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का एक ऑर्डर देखें। अब इस ऑर्डर के आधार पर हम आराम से बता सकते हैं कि जब कोई भी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में दो या दो से अधिक सेम टाइप का कैटायन हो या एनायन हो, तो वहां पर जाके कौन पहले डिपॉजिट होगा उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लिए, अब इसके आधार पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके बाद समझ में आएगा।
example of electrolysis. जैसे यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। उसमें भी केस 1 फॉर मोल्टेन और फ्यूज्ड फॉर्म तो मोल्टेन या फ्यूज्ड फॉर्म के लिए यहां पर देखते हैं हम लोग इसका कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन स्टेट of NaCl, then it is decomposed as follows. The NaCl, Na plus Cl माइनस। अब यहां पर जाकर के जो है एट एनोड, अब एनोड प्लेट पर क्या हो रहा है कि एनायन जाएगा एनोड पर, जो पहले हम लोग जान चुके हैं, 2Cl माइनस Cl2 के रूप में जमा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और एट कैथोड ये Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, ग्रहण करेगा और 2Na के रूप में जमा होगा। तो ये है मोल्टेन स्टेट जब लेके चलते हैं, पिघला अवस्था लेके चलते हैं, तब हमको यहां पर यह प्रक्रिया कंप्लीट होता है कि पहले जो है कि कैटायन एनायन के रूप में टूटेगा, जिसमें एनायन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एनोड पर जमा होगा और कैटायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर जमा होगा। अब इसी को यदि हम लोग लेते हैं इसका एक्वस सॉल्यूशन, पहले लिख लीजिए इसको, इसी में केस 2 फॉर एक्वस सॉल्यूशन। या मोल्टेन स्टेट के जगह पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl तब यह डिकम्पोज्ड होगा H2O H प्लस H प्लस और OH माइनस, यदि 2 लेंगे तो 2। अब यहां क्या देखते हैं, कैटायन 2 ठो है, एनायन 2 ठो है। ऐसा स्थिति जब आएगा कि एक ही सॉल्यूशन में, एक ही घोल में 2 कैटायन है या 2 एनायन है, तो दोनों में से पहले कौन जाएगा, एनायन दोनों में से पहले कौन जाएगा, जमा होगा, और कैटायन दोनों में से पहले कौन जमा होगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के आधार पर DPE जो है Cl माइनस, अभी जस्ट देखें Cl माइनस का जो है कम होता है OH माइनस से, फ्रॉम डिस्चार्ज
potential theory. We know that dPe of Cl minus is less than dPe of OH minus. Similarly, इसी प्रकार से dPe of H plus is less than of Na plus. अब वैसे कंडीशन में इस दोनों में से Cl माइनस रिलीज होगा और इस दोनों में से H प्लस रिलीज होगा. Therefore, at एनोड में Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एट कैथोड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा H2. देन जो बच जाएगा, बचा कौन? Na प्लस और OH माइनस. 2Na प्लस प्लस OH माइनस इक्वल टू ट्वाइस NaOH. ये इन सॉल्यूशन बचा रह जाएगा. तो इतना सारा घटना घटित होगा. ये डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के आधार पर क्लियर हुआ कि Cl माइनस जमा होगा या OH माइनस, Na प्लस जमा होगा या H प्लस. ये दोनों क्लियरिफिकेशन यहाँ पर हो गया कि डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी जो है OH माइनस का ज्यादा है, Cl माइनस का कम है. इसलिए वैसे कंडीशन में ये पहले जमा हो रहा है और इस दोनों में से इसका कम है तो पहले हाइड्रोजन जमा होगा, बाकी जो बचेगा या तो वो बाद में जमा होगा या सॉल्यूशन में दोनों मिलकर आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनेगा. अब यही इसी पर जो क्वेश्चन आता है, या पहले इसको थोड़ा सा इस रिएक्शन को अथवा में लिख दें कि इलेक्ट्रोलाइसिस 2Na प्लस. अब ये एट एनोड 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड. वाटर जो है के साथ 2Na प्लस और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस NaOH बनाएगा प्लस H2 बनाएगा. मतलब यही रिएक्शन, इसको संक्षिप्त में खाली लिखे तो NaOH ये इन सॉल्यूशन रह गया और H2 क्या हो गया? रिलीज हो गया. तो दोनों में से किसी रूप में दिखला सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन वाला रिएक्शन को. अब यहां क्वेश्चन आता है सोडियम कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर electrolysis of molten NaCl, but not by its aqueous solution. Why? कि सोडियम जो हमको प्राप्त हो रहा है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उससे प्राप्त होगा, इसके द्वारा एक्वस सॉल्यूशन जब लेंगे इसका तो उससे प्राप्त नहीं होता है. क्यों? तो पूरे दोनों रिएक्शन को लिख के दिखा देंगे और वही लास्ट में जो दिखाएंगे कि अकॉर्डिंग टू माने जो डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका
Na+ का जो है अधिक है H+ से, जिसके परिणाम स्वरूप H+ रिलीज होगा H2 के रूप में। Na+ OH- के साथ रिएक्शन करके कास्टिक सोडा बनाएगा, लेकिन उससे Na प्राप्त नहीं होगा। या जाकर के इसी क्वेश्चन को कह दिया, आफ्टर electrolysis of molten NaCl, sodium metal is released, but after electrolysis of aqueous solution of NaCl, caustic soda is obtained. Why? तो आंसर सेम होगा, इसमें सोडियम प्राप्त होगा और इसमें कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। अब इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपका एक चैप्टर पढ़ना है आगे मेटलर्जी, उसमें भी क्वेश्चन है। एक्टिव मेटल्स can't be obtained after electrolysis of aqueous solution of their ores or salt. Why? तो इसका भी यही जवाब होगा। एक्टिव मेटल में कौन आ रहा है? तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, एल्युमिनियम वगैरह सब, कैल्शियम सब, मैग्नीशियम है। तो ये सब ढंग का जितना भी मेटल है वो एक्टिव मेटल है, और वो एक्टिव मेटल का जाकर के जो जितना भी हम लेंगे तो मोल्टेन स्टेट लेंगे तो आसानी से धातु प्राप्त हो जाएगा, जो जस्ट अभी हम लोग देखे कैथोड पर जमा हो जाएगा। लेकिन वही जब जाकर के जो है कि हम उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो फिर जाकर के प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिर वही जाकर हो जाएगा, H2 मुक्त होगा, लेकिन वो एक्टिव मेटल मुक्त नहीं होगा, एक्टिव मेटल साल्ट के रूप में चेंज होगा। जैसे अभी जस्ट एग्जाम्पल खाली दिखा देते हैं। आंसर अपने से इसको लिख लेना है भाषा के रूप में बना करके। ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर इसको मेटलर्जी में भी चर्चा करेंगे कि जैसे CaCl2 है, यहां मोल्टेन है। अब यहां पर CaCl2 मोल्टेन से होकर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये Ca+2+2Cl-, अब एट एनोड 2Cl- Cl2+2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। तो जितना भी एक्टिव मेटल है इसका मोल्टेन स्टेट लेंगे तो आसानी से मेटल जमा होगा। यही मेटल हो गया, जमा हो रहा है। जैसे उसमें सोडियम जमा हो रहा था, इसमें कैल्शियम, पोटासियम, आपका लिथियम या एल्युमिनियम का निष्कर्षण देखेंगे मेटलर्जी चैप्टर में, वहां भी यही बात देखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे, वहां जब भी लेंगे मोल्टेन स्टेट लेंगे। अब यहां पर इसी का CaCl2 का ही एग्जांपल लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो फिर वही होगा CaCl2, जिसे सोडियम क्लोराइड वाला में हुआ था,
Ca+2+2Cl माइनस, वाटर भी टूटेगा, H++OH माइनस। अब यहाँ पर DPe of Cl minus is less than DPe of OH minus, and DPe of H plus is less than DPe of Ca+2। तो इसका DPe ज्यादा कम है, इस दोनों का अधिक है, तो इसके दोनों के तुलना में ये पहले रिलीज होगा। Therefore at एनोड Cl माइनस रिलीज होगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड H+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 के रूप में जमा होगा। बट सॉल्यूशन में क्या बचेगा, तो Ca+2 और OH माइनस, बट इन सॉल्यूशन, तो वहां कैल्शियम जमा नहीं होगा। Ca+2 ट्वाइस OH माइनस CaOH का होल 2 के रूप में। तो यहां पर हम भी क्या देखें कि एक्वस सॉल्यूशन जब लेते हैं तो कैल्शियम यहां पर जमा नहीं होता है, कैल्शियम का कंपाउंड जमा होता है। जबकि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन यदि नहीं लेते हैं तो मेटल जमा होता है। तो ये था कंडीशन कि जब हमको अलग अलग कंडीशन लेते हैं, मोल्टन स्टेट लेंगे तो अलग होगा, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो अलग होगा। यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का योगदान होगा और डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के आधार पर हम आराम से डीलिंग कर सकते हैं कि कौन पहले जमा होगा और कौन बाद में जमा होगा। लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। इसी प्रकार से बी नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4, केस 1। अब यहां पर इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड कर रहा है। बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड वहां पर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। When aqueous solution of CuSO4 is electrolyzed, then it is ionized as, तो CuSO4 टूटेगा Cu+2+SO4-2 और H2O टूट रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो H+
OH माइनस। At anode, डिस्चार्ज मतलब हम लोग कह सकते हैं DPE of OH minus is less than DPE of SO4 minus 2. Therefore, OH minus O2 प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। एट कैथोड DPE of Cu plus 2 is less than of H plus. Therefore, Cu plus 2 Cu के रूप में जमा होगा। बट इन सॉल्यूशन एसिड बचा रह जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 H2SO4। हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिटा दो उसको। नोट में एट एनोड ये भी रिएक्शन होता है अथवा ट्वाइस OH माइनस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन दो ठो मिल करके O2 रिलीज हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो ये था जब हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तब ये घटना घटित होता है। अब केस 2, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यदि कॉपर का ही प्लेट हम यूज करें, अथवा एक्टिव इलेक्ट्रोड, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड था, तब क्या होगा? आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट through electrolyte, it is ionized as follows। इस प्रकार से आयनाइज्ड होता है। तो CuSO4
सिर्फ चेंजिंग होगा एट कैथोड कि Cu जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो मेटेलिक प्लेट लिए हुए हैं Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में at this condition metallic atom of anode plate is oxidized as Cu+2. Then Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहाँ पर कैथोड हटा दें, ये फ्रॉम एनोड, एनोड से ऐसा हो रहा है कि एनोड से कॉपर टूट के जा रहा है। अब यहाँ पर एट कैथोड, तो कैथोड पर इतना सा काम होगा, अर्थात जो कॉपर का प्लेट हम लिए हैं, कि जैसे यहाँ पर हम लोग एक बर्तन लिए, इसमें यहाँ पर एनोड के रूप में कॉपर का ही प्लेट लिए हैं, तो कॉपर का जो प्लेट लिए हैं यहाँ पर Cu प्लेट लेंगे, तो Cu प्लेट इसका Cu यहाँ पर Cu+2 के रूप में टूटेगा, फिर तभी आकर यहाँ जमा होगा। तो मतलब एक्स्ट्रा Cu यहाँ पर, पहले तो घोल का Cu जाएगा ही, साथ साथ इसका भी Cu जाएगा। और जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तब ये इससे को मतलब नहीं है, तब सॉल्यूशन का Cu है वो यहाँ जमा होगा, बस इतना ही अंतर है। तो ये था डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड को विघटित करने के लिए, जैसे आपका एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन जो है, सबसे अंतिम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होगा, इसी पर आधारित बनेगा। उसके बाद हम लोग अगले दिन मिलेंगे फैराडे लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।